Hello guys, I'm Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, राही को इंस्ट्रक्शन देती है कि बच्चों को लेके होटल की तरफ जाए। अब आगे राही, निधि, अदाया, लीज़ा बच्चों को लेके होटल की तरफ जाने लगती है। यहाँ राहुल और रो उन तीनों को कैसे भी करके नॉक डाउन करके उन लोगों के पीछे जाने लगती है। बट तभी बहुत सारे बंदे आके उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेती है। रूह और राहुल फाइट करने लगती है, बट बंदे बहुत सारे थे और ये दोनों लड़ाई कर नहीं पा रहे थे। अचानक वो बंदा लोग राही, निधि, अदाया, लीज़ा के साथ उन बच्चों को लेके पता नहीं कैसे गायब हो जाती है मानो। रू और राहुल को भी थोड़ा बहुत चोट लग जाती है, तो वो लोग भी नॉकडाउन हो जाते हैं। उन लोगों को चोट लगती है तो वो लोग भी गिर जाते हैं। ये लोग गिर जाते हैं। जब ये दोनों वापस उठती है तब तक मतलब राइट 2 मिनट में सारे गायब हो जाते हैं। ये लोग बहुत खोजते हैं, वहाँ हर एक कोने खोजते हैं, उस जगह की आसपास हर एक जगह ढूंढती है, वो लोग कहीं नहीं मिलते। रू तो मतलब उसको तो उसकी माइंड काम करना बंद कर देती है। वो बस पागल की तरह यहाँ वो सबके नाम पुकार रही थी और सबको ढूंढ रही थी। राहुल उसको समझाती है, राहुल उसको समझा के उसको शांत करती है। ये दोनों सोचने लग जाते हैं अभी क्या किया जाए, क्योंकि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगी उन लोगों के साथ। राहुल के दिमाग में आइडिया आती है। वो फ़ौरन रू से उसकी फ़ोन मांगती है। रू अपनी फ़ोन राहुल को देती है। देन राहुल रू के फादर को कॉल लगवा दिए। जब रू के पापा कॉल उठाते हैं तो राहुल हकलाते हुए बोलती है, अंकल वी नीड हेल्प राइट नाउ। रू की डैड राहुल की ऐसी डरी हुई सहमी हुई आवाज़ सुन के बोलती है, वो भी थोड़ी घबरा जाती है, तो पूछती है कि क्या हुआ है, तुम सब ठीक हो, रू ठीक है, सारे बच्चे ठीक है? नहीं अंकल, कुछ ठीक नहीं है। राहुल उनको सारे सिचुएशन डिस्क्राइब करती है। अंकल तो वहाँ बैठे बैठे शॉक हो जाती है कि अचानक क्या हो गया बच्चों के साथ, कहाँ गए वो लोग। रू की डैड किसी तरह बच्चों को दिलासा दे के कॉल कट कर देती है। देन वो फ़ौरन फ़ोन लगवाती है उनकी एक फ्रेंड, जो कि गोवा में ही शायद किसी स्पेशल फोर्स में हाई रैंक के ऑफिसर थी। तो वो उनके पास कॉल करके बोलती है, और एज ए नॉन बिजनेसमैन उनकी पावर तो थी ही, तो वो गोवा की हाई कमिश्नर को इन्फॉर्म कर देती है इस बारे में। देखते ही देखते करीबन 30 मिनट के अंदर सारे फोर्स वहाँ आ जाती है। राहुल और रू को समझा के थोड़ा स्टेबल करती है, उनको समझाती है। देन राहुल उन फोर्स को सारे सिचुएशन डिस्क्राइब करती है कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे वो लोग बच्चों को मिले, बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू करके कैसे वो लोग आने वाले थे, तब कहाँ से पता नहीं वो लोग गायब हो गए, हम लोग चारों तरफ ढूंढे लेकिन वो लोग मिले नहीं। ऐसे ही सारी सिचुएशन डिस्क्राइब करती है। तो वो लोग उन दोनों को होटल वापस जाने की सलाह देती है, लेकिन ये लोग तो मानेंगे नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों की लव्ड पर्सन जो पता नहीं कहाँ खो गई, तो ये लोग तो होटल कैसे जाएगी। लेकिन ये लोग मानते नहीं, जाने के लिए राज़ी ही नहीं होती। फाइनली उन फोर्स को इंसिस्ट करने के बाद ये वो लोग मानने के लिए मजबूर हो जाती है।
देन ये दोनों को बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहनाती है ताकि इन लोगों को कुछ ना हो। सिचुएशन तो पहले से बहुत सीरियस है, तो अगर फिर से इन दोनों को कुछ हो जाएगा तो उन फोर्सों का तो खैर नहीं। इसीलिए इन दोनों को फुल्ली बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहनाया जाती है। और एज़ यूजुअली जैसे हम सबको पता ही होगा शायद, कोई स्पेशल फोर्स में आसानी से किसी को या फिर कोई विक्टिम या फिर विक्टिम के फैमिली मेम्बर को आसानी से इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि उन लोगों की जो ड्यूटी होती है वो बहुत टफ होती है, बहुत मतलब रिस्की होती है। ऐसे ही कैसे किसी को उन टीम के साथ इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। और हमारी रूह और राहुल तो पहले से बहुत सारे काम में माहिर थी, और एज वी ऑल नो फ्रॉम द स्टार्टिंग रूह को बहुत सारे ट्रेनिंग या फिर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई थी। उसको ताइक्वांडो भी आती थी, उसको कुंफू भी आती थी, और मे भी उसने शूटिंग में भी पार्टिसिपेट की थी। तो इसीलिए उन लोगों को रूह को उनकी इस टीम में इन्वॉल्व करने के लिए मजबूर होती है। वो लोग पूरा एरिया सर्च करती है, वो लोग कहीं नहीं मिलती। रात से मतलब पूरे रात वो लोग सर्च करते रहे, मतलब हर एक गली हर एक घर वो लोग सर्च करते हैं, लेकिन वो लोग कहीं नहीं मिलती। रात से सुबह होने को आई थी, स्टिल वो लोग नहीं मिलती है। यहाँ उन लोगों का फ़ोन भी ऑफ आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि फ़ोन ट्रैक कर लिया, उन लोगों को लोकेशन पता चल गया है और हम उसे जाके उन लोगों को रेस्क्यू कर लिए। ऐसा भी कोई वे नहीं छोड़ा था उन लोगों ने। उन लोगों का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रही थी। रात से सुबह होने को आई थी, लेकिन उन लोगों का कोई अता पता नहीं है। एकदम पलक झपकते मानो सारे के सारे इनविजिबल हो गए। पूरे रात ढूंढने के बाद भी कोई क्लू नहीं मिलती। रो के माइंड में एक आइडिया आती है। वो उस टीम की जो हेड है, आई मीन टीम की जो लीडर है, जो पूरी टीम को इंस्ट्रक्शन देती है, उनके पास जाती है। देन उनको सारे प्लान समझाती है। वो टीम लीडर भी समझ जाती है, जो कि प्लान एग्जीक्यूट करती है। वो अपनी हेड क्वार्टर में कॉल करती है। देन और भी 3 टीम को बुलाया जाती है। रो की प्लान कुछ यूँ था कि वो लोग 4 टीम में डिवाइड हो जाएंगे, और गोवा तो किसी छोटे मोटे शहर था नहीं। 3000 किलोमीटर ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर की एक शहर थी। तो इन लोगों के लिए, एक टीम के लिए पूरा गोवा कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए वो लोग 4 टीम में डिवाइड हो जाएंगे, और शहर की शुरुआत से एग्ज़िट पॉइंट तक हर एक गली, हर एक जगह ये लोग सर्च करेंगे। और शहर की शुरुआत और एग्ज़िट पर सिक्योरिटी टाइट रखी जाती है। शहर की हर एक चेक पोस्ट पर भी पुलिस फोर्स लगवाई जाती है, ताकि चेकिंग होगी। हर एक कार को, हर एक व्हीकल जो शहर के अंदर घूमती है या फिर शहर से बाहर जाती है, सारे कार को चेक किया जाती है। और ये लोग 4 टीम में होंगे। 2 टीम जो कि चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर से ऊपर से सर्च करेंगे, और 2 टीम जो कि ऑन ग्राउंड नीचे ढूंढेंगे। इसके साथ साथ हर जगह सिविल ड्रेस में पुलिस को फैला दिया जाता है, ताकि हर जगह की इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास आ सके। शहर की हर एक कोना छान मारे जाते हैं। वो टीम लीडर फौरन रो की प्लान को एग्जीक्यूट करती है। शहर की
चारों साइड से टीम उन लोगों को ढूंढना चालू कर देती है। हर एक जगह हर एक नया पुराना क्रिमिनल्स को भी पकड़ के फिर से जेल में लाया जाता है। यहाँ चॉपर आती है, राहुल ऑन द ग्राउंड टीम के साथ रहती है और रू चॉपर में ऊपर से देखती है। ये लोग कॉन्टिन्यूसली सर्च कर रही थी और यहाँ लगातार उन लोगों की फ़ोन ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी। सब अपनी खाना वाना भूल के पूरे दम लगा के उन लोगों को ढूंढना कॉन्टिन्यूसली चालू रखती है। इतना ढूंढने के बाद भी उन लोगों का कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगता। फिर से शाम होने को आई थी, स्टिल कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई क्लू नहीं। क्या बताऊँ। सारे फोर्स थक हार के वापस अपने हेडक्वार्टर पर वापस आती है। उन लोगों के साथ रूह और राहुल भी थे। उन दोनों को अंदर ही अंदर टूटते चले जा रहे थे, लेकिन कोई एक दूसरे को अपनी टूटी हुई हालत जाहिर नहीं कर रही थी। वो दोनों बस एक दूसरे को सपोर्ट दे रही थी कि यार मैं ठीक हूँ, तू भी ठीक रहे, हम कुछ कर लेंगे, हम साथ में मिलकर उन लोगों को ढूंढ लेंगे, तू बस बिखर मत, मैं नहीं बिखर रही हूँ, तू भी मत बिखर, स्ट्रॉन्ग रहे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। सारे फोर्स अपनी मैप पर अपने उन लोगों की नेक्स्ट प्लान को लेके डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पूरे शहर की चेक पोस्ट पर चेकिंग तो चल ही रही थी। रो की डैड आती है उन फोर्स के हेडक्वार्टर पर। वो रो को देख के पहचान ही नहीं पाती, उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी उन दोनों की। डैड रो और राहुल को संभालती है। अगर वो दोनों कमज़ोर पड़ जाएंगे तो उन लोगों को कौन रेस्क्यू करेगा। वो दोनों फाइनली इमोशनल हो जाती है थोड़ी। एक पुरानी सी बंगलों में सारे बच्चों के साथ निधि, अदाया, लिजा, राही को भी बांध के रखी गई थी और उन लोगों को तो खाना तक नहीं दी गई थी। और तो और राही और अदाया को तो 2-3 थप्पड़ भी मारा गया था। ये लोग चिल्लाएंगे कैसे, क्योंकि इन लोगों की मुंह पर तो वो टेप होती है ना, टेप चिपका के रखा हुआ था और हाथ पैर भी बंधी गई थी। जो लोग कुछ करेंगे भी तो करेंगे कैसे। वो लोग 2 दिन से खाना नहीं खाए थे। इन लोगों का जो भी एनर्जी बची कुची थी वो तो रोने में ही खर्च हो गई। ये लोग चाह के भी कुछ कर नहीं पाते। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आती है। इन लोगों को एक रूम में ले जाया जाती है। सबको उस रूम में लेके हाथ पैर खोल दिया जाती है। दिन कुछ सूखी रोटी और 2-3 बॉटल पानी वाटर दे के उन रूम में उन लोगों को बंद कर दी जाती है। इन लोगों की बॉडी में इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि ये लोग चिल्लाए। ये लोग वो सूखी रोटी और पानी सारे बच्चों को देती है, प्लस खुद भी थोड़ी बहुत पीती है। निधि, लीज़ा, अदाया को तो
अदायक की तो रो रो के हालत और भी ज़्यादा बुरा हो चुकी थी। यहाँ ये लोग सुबह सुबह शेल में वो जो होती है ना कस्टडी में जो सारे नया और पुराने क्रिमिनल्स को पकड़ के लाई गई थी, उन लोगों में पूछताछ करना शुरू कर देती है। उन क्रिमिनल्स में से उस रात की एक बंदा भी जो था वो पकड़ी गई थी। वो बंदा तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज स्पेशल फोर्स को उस पर शक करने के लिए मजबूर करती है। जैसे एक चीज़ बता दो यहाँ, अगर हमारे दिल में कुछ बात हो जो हम छुपाना चाहते हैं, और शायद ऐसा भी कुछ बात हो जो झूठ है, जब कोई बंदा आके हमारे सामने सच बात बोल दिया या फिर हम जो छुपाना चाहते हैं उसी बात में पूछताछ करती है, तो हम तो डर जाएंगे। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी की एक नेचुरल फॉर्म है। तो वही होती है उस बंदे के साथ। वो शायद थोड़ा ज़्यादा ही डर जाती है, तो इसीलिए स्पेशल फोर्स को उन पर शक हो जाती है। वो आके इन्फॉर्म करती है वहाँ उनकी हेड क्वार्टर में जो हेड लीडर होती है उनको। वहाँ पर रूह और राहुल पहले से मौजूद थी, तो वो भी सुन लेती है। रूह उन ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि उसको उस कस्टडी में जाने के लिए परमिशन दी जाए, लेकिन वो ऑफिसर मना कर देती है क्योंकि ये थोड़ा सस्पेंशियस है, तो किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती। लेकिन रू की फादर वो पावरफुल थी, तो वो कैसे भी करके परमिशन दिला देती है। रू और राहुल जाती है, उस बंदे से पूछती है। ये लोग तो पहचान जाते हैं उस बंदे को, क्योंकि उस रात उन बंदों के साथ इन लोगों की लड़ाई जो हुई थी। लेकिन वो बंदा ठहरा, कुछ नहीं बोलती। रू को आ जाती है गुस्सा, गुस्सा उसकी सर पर चढ़ जाती है। उस बंदे को वहाँ से जो चेयर होती है ना, इंट्रोडक्शन रूम पे जहाँ सवाल जवाब पूछी जाती है, उस रूम में 2 चेयर रहते हैं। एक जो बैठेगा सवाल पूछेगा उनकी, और दूसरा जो बंदा बैठेगा क्रिमिनल उनकी। तो वो वहाँ से एक चेयर उठा के उस बंदा को पीटने शुरू कर देती है। यहाँ बाहर से फ़ौरन स्पेशल फोर्स आके उसको रोकती है। तब तक उसकी अच्छी खासी धुलाई हो चुकी थी। फाइनली वो बंदा अपनी मुंह खोल दिया। वो बंदा एक एड्रेस दे दिया जहाँ पर लास्ट टाइम उन लोगों को लेके जाया गया था, और एक भी मोमेंट जाहिर ना करके वो लोग निकल जाते हैं उस एड्रेस पर। वो वहाँ बंगलों की एड्रेस था, वो वही बंगलों की एड्रेस था जहाँ पर उन बच्चों के साथ सबको बंदी बना के रखा गया था। ये लोग जब पहुँचते हैं, बहुत प्रोफेशनली स्पेशल जो टीम है बहुत प्रोफेशनल तरीके से सबको एकदम साइलेंटली नॉकडाउन करती है। देन एक एक करके अंदर जाती है। देन ये लोग अंदर जाती है, वह बस बच्चों को मिलती है। राही नहीं थी, लीजा अदाया वहाँ पर नहीं थी। ये आ गई एक और मुसीबत कि वो लोग कहाँ गए। वहाँ की जो बंदा था वहाँ पर, जिन लोगों को पकड़ा गया अभी के अभी, उन लोगों से पूछताछ करी जाती है, लेकिन वो लोग तो कुछ नहीं बोलते। ये लोग तो एकदम साफ साफ नकार कर देते कि नहीं, यहाँ पर कोई बड़ी लड़की नहीं थी, यहाँ पर जो भी था ये बच्चों था जिन लोगों को आपने रेस्क्यू कर लिया, और कोई नहीं थे यहाँ पर।
हमने बस बच्चों को लाए थे, बच्चों को तो आपने ले लिया, और कौन रहेगा यहाँ पर। वो लड़कों ऐसे बातें करती है। राहुल और रूबी वहीं पर खड़ी थी। इन लोगों को तो कुछ समझ नहीं आती है कि अब क्या किया जाए। कोइंसिडेंसली रू की नज़र वह की फ्लोर में गिरी हुई एक चीज़ पर पड़ती है। वो उस चीज़ के पास जाती है, देन उसको उठा के अपने हाथों में लेती है। गेस व्हाट, ये वही पायल थी जो रू ने अदाया को अपने हाथों से पहनाया था। यस, ये वही पायल थी। रू उस पायल को उन फोर्सेस को दिखाती है एंड बोलती है ये अदाया की पायल थी और अदाया उन लड़कियों के साथ ही थी। इस पायल की वजह से ये तो क्लियर हो जाती है कि अदाया, राही, नीथी और लीज़ा यहीं पर थी। लेकिन वो बंदा लोग एक शब्द भी नहीं निकालते अपने मुंह से। थक हार के स्पेशल फोर्सेस को उसको एक रूम पे ले जाके उन लोगों को एक रूम पे ले जाके स्पेशल फोर्स की जो स्पेशल ट्रीटमेंट होती है वो देना पड़ता है। स्पेशल ट्रीटमेंट के मतलब तो समझते ही होगे शायद आप लोग, है ना। तो उन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के बाद वो लोग फाइनली अपनी मुंह खोलती है। वो लोग बोलती है राही, निधि, लीज़ा, अदाया को वो लोग किसी गैंगस्टर के पास भेज दी थी पैसों के लिए। अभी वो लोग एक ट्रक में लेके उन लोगों को लेके उस गैंगस्टर के पास जा रही थी, यानी कि वो लोग ऑन द वे थी। जब रू और राहुल ये बात सुनती है, उन दोनों पे तो गुस्सा उन लोगों के सर पे चढ़ जाते हैं। वो लोग आके उन आदमियों को मारना चालू कर देते हैं, लेकिन स्पेशल फोर्सेस उन दोनों को लेके बाहर ले जाती है। थोड़ी और पूछताछ के बाद वो लोग फाइनली उस ट्रक की नंबर प्लेट की नंबर बोल देती है। तो जैसे इन लोगों को उस ट्रक की नंबर प्लेट की नंबर हाथ लगती है, ये लोग शहर के बीच और शहर के बाहर एग्ज़िट पर जो भी चेक पोस्ट था सारी जगह वो नंबर फैला दे दिया कि भाई देखो, जो इस नंबर की अगर कोई ट्रक मिले तो उसको फ़ौरन लोग रोक लेना और इन लोगों को इन्फॉर्म किया जाए। ये लोग तब तक बच्चों को सेफ प्लेस पर ले जाती है। शहर के एग्ज़िट की वे पर से एक कॉल आती है। वो ट्रक अभी शहर की बाहर जाने के लिए कोशिश करी है और उन लोगों के पास हथियार भी है। यहाँ से ये लोग निकल जाती है। ऑलमोस्ट 30 मिनट बाद फाइनली वो ट्रक मिलती है, बट रनिंग वे पर चलती हुई सिचुएशन पर मिलती है। सारे स्पेशल फोर्सेस अपनी पूरी फोकस लगा के उस ट्रक के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद कैसे भी करके उस ट्रक को रोका जाता है, बट वहाँ 4 या फिर 5 बंदे ऑलरेडी उस ट्रक के अंदर हथियार के साथ छुप के बैठी थी। ये लोग पहले तो वो जो माइक है ना, माइक हाथ पर लेके बोलती है, ये ऐलान करती है, उन लोगों को सरेंडर करने के लिए बोलती है, लेकिन वो लोग तो सुनते नहीं हैं। जब 10 मिनट बीत जाती है, वो लोग कोई हलचल नहीं करती है, तो स्पेशल फोर्सेस फिर से अपने एक्शन पर आने के लिए मजबूर हो जाती है।
स्पेशल फोर्सेस की एक टीम धीरे धीरे उस ट्रक की चारों तरफ घेर लेती है और यहाँ वो लोग तो उन लोगों को बहलाने के लिए बातें किए जा रही थी ताकि वो लोग इन लोगों की बातों पर ध्यान रखें और यहाँ स्पेशल फोर्सेस अपनी काम कोई बिना झंझट के एग्जीक्यूट कर पाए। बहुत बातों के बाद भी जब वो लोग बातें मानते नहीं हैं तो स्पेशल फोर्सेस बहुत प्रोफेशनल तरीके से अब उस ट्रक के अंदर स्मोकिंग गैस छोड़ दिया। देन एज सुन एज पॉसिबल अंदर जाती है और उन बंदों को पकड़ लेती है। ध्रुव और राहुल फ़ौरन जाती है ट्रक के अंदर। ट्रक के अंदर एक कैबिनेट बनवाया गया था। लगता है ये ट्रक पूरे तरीके से इन लड़कियों को या फिर इन बच्चों को शहर से बाहर पुलिस की तहकीकात से बच के बाहर निकलने के लिए बनवाया गया था, यानी कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। कोई सादा बंदा, नॉर्मल बंदा बाहर से देखकर ये समझ ही नहीं पाएगी कि अंदर कोई बच्चों को या फिर कोई लड़कियों को छुपा के ले भी जा सकती है। इतनी डिटेलिंग के साथ वो ट्रक डिज़ाइन किया गया था। ये लोग अंदर जाती है और उस कैबिनेट से राही, अदाया, निधि, लीज़ा को बाहर निकलती है। ये दोनों तो उन लोगों की हालत देखकर इमोशनल हो जाते हैं। देन धीरे धीरे सबको ट्रक से बाहर ले आती है। ध्रुव के डैड भी थे वहाँ पर। ये लोग उन लोगों की ट्रक से बाहर निकलने में बिजी थे और यहाँ अचानक उन बंदों में से एक बंदा स्पेशल फोर्सेस की एक गन छीन कर उन लोगों पर गन पॉइंट कर लेती है। स्पेशल फोर्सेस तो बहुत उनको समझाती है कि देख बेटा, तू अब पूरी तरह से घेर चुकी है, अगर तू किसी को भी शूट करेगी तो तेरी तो खैर नहीं। लेकिन वो बंदा तो किसी की बात सुनने वाली है नहीं। वो रैंडमली एक फायर कर देती है, वो भी अदाया की तरफ पॉइंट कर। यहाँ हमारी ध्रुव फ़ौरन अदाया के सामने खड़ी हो जाती। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाते कि गोली किसको लगी है, ध्रुव नीचे गिर जाती है। उस बंदे को ऑफिसर्स फ़ौरन सर पर वार करती है। गन की जो बैक साइड होती है वो तो बहुत हार्ड होती है, मेटल की जो बनी थी, तो उससे उस बंदे की सर पे मारती है, जैसे कि वो बंदा सेंसलेस होकर वही गिर जाती है। और यहाँ हमारी ध्रुव, जो कि अभी बुलेट खाई है, वो भी नीचे गिर जाती है। ऑफिसर्स उस बंदा को हैंडकफ लगवा के ले जाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं। राहुल, ध्रुव की डैड, ध्रुव के पास आते हैं। अदाया तो फूट के रोने लगती है। ध्रुव सेंसलेस हो जाती है। स्पेशल फोर्सेस फ़ौरन एम्बुलेंस के अरेंजमेंट करती है। ध्रुव को हॉस्पिटलाइज किया जाती है। यहाँ अदाया की रोते रोते हालत और भी ख़राब होती है। निधि, लीज़ा को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, तो उन दोनों को भी हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ध्रुव के डैड किसी तरह अदाया को संभाल लेती है, उसको दिलासा देती है, लेकिन वो तो किसी की सुनने नहीं वाली थी, क्योंकि अगर हमारी पसंदीदा कोई पर्सन या फिर हम जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं
उसे खरोच भी आ जाए ना, बहुत मतलब बहुत कुछ बीत जाती है हम पर, हम जो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ होती है हम पर वही। और यहाँ तो अदाय के पूरे ड्रेस पर रू की खून लगी थी, वो कैसे संभालती खुद को। इतनी बड़ी इंसिडेंट हो गई, लेकिन रू की मम्मा को इतना सब कुछ डिटेलिंग के साथ कुछ नहीं बताया जाती है। उनको बस बोला जाती है कि रू को थोड़ी बहुत चोट लगी है और उसको हॉस्पिटल लेके आया गया है, तो वो भी आ जाए यहाँ पर। अदाया सेंसलेस हो जाती है। राहुल उसको उठा के बेड पर ले जाती है। अदाया को ड्रिप लगवाया जाती है। तब तक रू के मॉम भी आ जाती है। वो आके जब रू की ऐसी हालत देखती है तो वो भी रोने लग जाती है। अब सारे तरफ बस सारे के सारे रोने लगती है। रू के मॉम रू के डैड से बार बार रिक्वेस्ट करे जा रही थी कि रू को वापस लाइए, रू को वापस लाइए, उसे किसी तरह से बस वापस ला के मुझे दे दीजिए, मैं उसको बहुत संभाल के रखूँगा, मैं उसको बहुत प्यार से रखूँगा ताकि मेरी बच्ची को कोई खरोच भी ना कर पाए। क्या बोला, मम्मा का दिल है ना, मम्मा का प्यार पाना सबके नसीब में नहीं होता। खैर, सारे के सारे वीक हो गए थे। राहुल और राही वहाँ बैठे थे। राही बोलती है बेस्ट बर्थडे एवर। हाँ, ऐसा बर्थडे ज़िंदगी में कभी ना आए भाई। राहुल जवाब देती है, अब वो वंडर वुमन ब्लेम गेम मत खेल यार, मूड में नहीं हूँ। आई एम शॉक कि तू ऐसे बैठी कैसे है, सारे के सारे तो बस बेड पर लेटे हैं, तू कैसे बैठी है बे? अभी बोला ना तूने वंडर वुमन हूँ मैं, और वंडर वुमन कभी बीमार पड़ती है क्या? पता नहीं था मुझे। चल ठीक है, सबको ठीक हो जाने दे, फिर देख लेंगे तो कितनी वंडर वुमन बन सकती है। ऑपरेशन रूम से डॉक्टर निकलती है। राहुल, रू की मॉम, डैड, राही भी आती है। डॉक्टर से पूछती है रू की क्या हालत है अभी। तो डॉक्टर बोलती है खतरे की कोई बात नहीं है, गोली उसकी शोल्डर से होके निकल गई थी, इसीलिए ज़्यादा डेंजर तो है नहीं। पट्टी वगैरह हमने कर दिया है, इंजेक्शन वगैरह हमने दे दिया है ताकि उसको थोड़ा सा भी दर्द से रिलीफ मिल सके, और उम्मीद रखते हैं कि 3 या फिर 4 घंटे में उसकी होश आ जाएगी। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मैं आती हूँ। डॉक्टर चले जाते हैं। वो 3 घंटे इन लोगों के लिए मानो 3 साल की जैसे हो। फाइनली 3 घंटे बाद रू को होश आती है। डॉक्टर आके चेकअप करती है, देन रू की मॉम डैड को अंदर जाने की परमिशन देती है। वो चाहती है। रू उन दोनों को देखकर पहले पूछती है डैड, मॉम, अदाया कहाँ है, वो ठीक तो है ना? उसके डैड जवाब देती है वो एकदम ठीक है बेटा, बस थोड़ी वीकनेस हो गई है तो रेस्ट कर रही है। मुझे देखना है उसे डैड,
प्लीज़ मुझे ले चले उसके पास। उसके डैड रू की ऐसी हालत देखकर कुछ नहीं बोलती। वो डॉक्टर से बातें करके अदाया को रू की रूम पर शिफ्ट करवा देती है। रू जब देखती है अदाया को ड्रिप लगवाई हुई है तो वो पूछती है, डैड अदाया को क्या हुआ है, उसको ड्रिप क्यों लगी हुई है? बेटा शांत हो जाओ, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे बस थोड़ी वीकनेस हो गई है और बहुत रोई भी है बेचारी, तो इसीलिए वो ठीक है, अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी। ये बात सुनने के बाद रू की जान में जान आती है। दिन रू उसकी मॉम डैड से बातें करती है। उसकी मॉम उसके सर पर हाथ फेरती है। दिन कुछ देर बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद अदाया की नींद टूटती है। वो फ़ौरन उठ के अपने ड्रिप निकल के बाहर जाने लगती है। तभी रो उसको बुलाती है, अदाया। जैसे ही अदाया रो की आवाज़ सुनती है वो एकदम से रुक जाती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो रो उसके पास वाले बेड पर लेटी हुई है। वो रो के पास आती है। देखने में तो वो स्माइल कर रही थी, बट उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रही थी। वो आके रू के पास बैठती है। रू के हाथों को वो अपनी माथे से लगा लेती है। स्टिल वो रोए जा रही थी। अदाया मत रोना, दर्द होता है। देखो पहले से बॉडी में कितना दर्द है और अगर तुम रोओगे तो सब 2x हो जाएगा ना, मत रोना। अदाया थोड़ी हंसते हुए बोलती है, नहीं तो मैं रो नहीं रही हूँ ना। अच्छा तो फिर ये आंसू क्या है? ये तो कुछ नहीं, ये तो बस खुशी के आंसू है ना। अच्छा बट मुझे खुशी के आंसू भी नहीं चाहिए ना। मैं सब कुछ करूँगी बट तुम प्रॉमिस करो तुम ऐसे फिर कभी नहीं करोगे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अरे जाना, तुम तो जान हो मेरी और मैं स्ट्रांग हूँ ना। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ कैसे होने दो? देखो मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं मारूंगा तुम्हें अगर फिर से कुछ ऐसे किए तो। ओके ओके, कुछ नहीं कर रही हूँ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। प्लीज़ रोना बंद करो ना, दर्द होता है जाना। अदाया रू की फॉरहेड पर एक सॉफ्टली किसेस करती है। दिन दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते रहते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। आई थिंक ये थोड़ा थ्रिलर भी था, थोड़ा इमोशनल भी है। हाँ ठीक है,
सही है, सारे के सारे मिला के सही है। अच्छा कोई बात नहीं। आप लोगों को पता है ये मैं रात के 2:30 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्या बताऊँ। अभी रात के 2:43 हो रही है। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा बस रिकॉर्ड कर लो, फिर आसान भी हो जाएगा और मुझे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलती कि मैं स्पेसिफिक स्टोरी के लिए अलग से टाइम निकालूं। एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, बहुत प्रेशर है भाई। यार ये एग्ज़ाम किसने क्रिएट किया था भाई, उसको मैं मार दूंगा, एकदम मार दूंगा। इतने एग्ज़ाम्स कैसे दे सकते हैं कोई बच्चा। मैं भी तो बच्चा ही हूँ अभी तो। खैर पढ़ी होनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है तो एग्ज़ाम्स तो देना पड़ेगा। कोई नहीं, सब अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक अल्लाह हाफिज़। आई लव यू ऑल। सब अपना बहुत सारा ध्यान रखना, प्लीज़ 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 ध्यान रखना अपना। सबसे पहले खुद की ध्यान रखो, फिर बाकी का, क्योंकि अगर खुद नहीं ठीक रहोगे तो दूसरों को भी आप सही रख नहीं पाओगे। इसीलिए लव योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। आई लव यू ऑल, टाटा, अल्लाह हाफिज़।